जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। ये चैनल डेडिकेटेड है सेना भर्ती परीक्षा को लेके। और सेना भर्ती परीक्षा में एक कैटेगरी है सोल्जर क्लर्क। तो जो क्लर्क के बच्चे हैं, ये वीडियो पर्टिकुलरली उनकी ज़रूरत को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेना भर्ती परीक्षा क्लर्क के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। आप इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश को इसलिए चुना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है, पार्ट होता है आपके एग्ज़ाम का। आपका एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से अकेले 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है और उस 100 में से आपको मिनिमम 32 मार्क्स स्कोर करने होते हैं फर्दर मेरिट में फ़ाइट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर पार्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेके। इस वीडियो में मैं इंग्लिश की पूरी जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करूँगा आपके साथ, और हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में हम कैसे 80 से लेके 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100। यस, दिस इज़ पॉसिबल। ये हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा, कई बच्चों ने इनको पहले भी किया है और आज वो सिलेक्शन लेके सेना में सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन इस समय पर, ये वीडियो क्यों और इसकी आपको क्यों ज़रूरत है इस समय पर। हम सबको पता है जो प्रेजेंट कोविड कंडीशंस हैं उनसे 2020 और 2021 अभी चल रहा है और रैली हम सबके सामने है कि अभी तक कोई नहीं हुई है। सारी क्या हुई हैं? पोस्टपोन हुई हैं। कई बच्चों से मेरी बात होती है और उनका एक ही, जब भी उनसे पूछो क्या कर रहे हो तो वो कहते हैं कि सर अभी फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं। और जब वही बच्चे मेडिकल फिट होने के बाद रिटर्न की तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं कि सर पूरा करा दो, अच्छे से प्रिपेयर करा दो। जस्ट सोच के देखिए, एक कॉमन सेंस है, एक छोटे से टाइम फ्रेम में जब आपके पास 50 50 से 55 दिन होते हैं या 60 दिन होते हैं, 2 मंथ्स होते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे उस समय पे? कई फैक्टर्स हैं जो आपको उस समय लिमिट करते हैं। एक प्रेशर, फिर कंपटीशन, फिर कई तरह के थॉट्स कि पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार हो जाएगा ये, एंड ये मल्टीपल थॉट्स आपको माइंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य इस समय पर इसी समस्या के समाधान को लेके है। यस, दिस इज द राइट टाइम। आप बजाय के रैली पोस्टपोन हो गई, अभी नहीं होगी, कब होगी, इन क्वेश्चंस में अपनी समय गंवा के और स्ट्रेस लेने के बजाय अगर आप इस समय को यूटिलाइज करोगे रिटर्न के लिए, तो आपकी यहाँ पर जो चीज़ होगी, तब आप और सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे और आपके सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़िया होगा। अब आप इस बात को इस तरह समझिए, प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। हाँ, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था का आप हिस्सा होने जा रहे हैं, वो जब भी कोई काम करती है और जैसे भी करती है, उसके पीछे एक फुल प्रूफ प्लान होता है। तो इसलिए इस कोट को आप हमेशा याद रखिए। जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से याद रखिए, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लान नहीं किया है तो आपने अपना फेलियर ज़रूर प्लान कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए एक स्ट्रेटजी रखिए,
एक पूरी तैयारी रखिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो इसलिए ये जो कोविड का समय है, जो लॉकडाउन है, इसमें आप कोशिश करिए आप अपने रिटर्न पार्ट को बेहतर कर पाएँ, जैसे इन बच्चों ने किया और अभी सिलेक्शन लेके अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स में और सर्विस में हैं। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली। आपने कई बार अपने सीनियर्स को सुना होगा, जो आपके भाई सर्विसेज में होंगे उनको सुना होगा कि इंग्लिश में ये कर लेना, मैथ्स में ये कर लेना, जीके में इतना पढ़ लेना, इसमें इतना पढ़ लेना, कंप्यूटर में ये आएगा, उसमें ये आएगा। कुछ हद तक उनकी बात सही भी होती है, क्योंकि प्रिडिक्टेबल है। आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रिडिक्टेबल है। हाँ, ये उनके लिए है जिन्होंने थरोली प्रिपेयर किया है, ये उनके लिए नहीं है कि लास्ट में आए मुंह उठा के और लग गए। वो बहुत तुक्के वाली बात होती है, ठीक है। एक प्रेपरेशन होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, और फिर उसके बाद आप कंफर्टेबली कह सकते हो कि हाँ ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होते हैं, उनका एनालिसिस भी होता है। अब आप ये देखिए कि जो आपके इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है joinindianarmy.nic.in पे, वो ये है। कुछ हद तक ये डेफिनिट है, आपको पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, और कुछ हद तक कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको लगेगा यार ये तो अपने को नहीं पता है। उन्हीं चीज़ों को समझते हैं। एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तो हमने एक अंदाज़ा लगा दिया कि वो हमें बोल रहा है यार पैसेजेस होंगे। चलिए, ग्रामर में आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड मॉडल्स। अब जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप नाउन को अलग से पढ़ोगे, प्रोनाउन को अलग से पढ़ोगे, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, राइट। फिर उसने बोला वर्ब्स, और वर्ब्स में फिर उसने आपको टेंसेस पढ़ लिए, ठीक है। तो डोंट, इनमें परेशान मत होइए, आपने सिंपल टेंसेस पढ़ने हैं और वो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। चलिए, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ फ्रेज, राइट। अब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप आम भाषा में नरेशन के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होती है। अब आप ये समझिए कि ये एक टॉपिक है, बट इनमें टाइम लगेगा आपको समझने में, आपको पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए अभी से ही समय दीजिए इन चीज़ों को, ताकि लास्ट में आप किसी हड़बड़ी में अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करने से रह जाएं। ऐसा मत होने दीजिए। उसके बाद अदर एरियाज़ में बेसिकली ये बात करता है वोकेबलरी की, तो उसमें इसने पूछ लिया इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ध्यान से इस वीडियो को पूरा तक देखिए, और हो सकता है कि थोड़ा आप समय लगेगा इस वीडियो में मेरे को समझाने में, बट जो चीज़ें हैं एक बार आप श्योर शॉट हो जाओगे कि हाँ यही है, तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार वीडियो पूरी तरह समझ लीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और फिर उसके बाद जुट जाइए अपनी तैयारी में। मल्टीपल बार बार अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा नेट पे सर्च करने में कि अच्छा ये रहता है इंग्लिश में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो सारे के सारे जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब एक नोट आ जाता है। अब ये नोट ही सबसे बड़ी समस्या है। समस्या इस तरह है कि ये कहता है कि द अबव सिलेबस इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव, ये पूरी लिस्ट नहीं है कि आप सोचो कि सारे के सारे यहीं से आएंगे। और एट टाइम्स क्वेश्चंस में बी आस्क्ड अदर देन द अबव टॉपिक्स। कहता है इससे बाहर से भी आ सकता है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में से होगा। अब आधा से ज़्यादा बंदे यहीं पे टेंशन में आ जाते हैं। पहली बात तो कहीं पढ़ते नहीं है इस चीज़ को, और अगर पढ़ देते तो टेंशन में आ जाते हैं कि सर हमारा तो हरियाणा बोर्ड था, हमारा पंजाब बोर्ड था, हमारा हिमाचल था, हमारा यूपी था, हमारा उत्तराखंड था और राजस्थान था, और आप बस मल्टीपल स्टेट बोर्ड्स का नाम लेते हो, तो सीबीएसई वाला कैसे होगा। तो आप चिंता मत करिए, मैंने आगे आने वाले सेक्शन में इन चीज़ों को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। एक सिंप्लीफाइड अप्रोच में हम देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको इंग्लिश का टेस्ट है आपका। देखिए, इंग्लिश को आप 3 सेक्शन में डिवाइड करते हो। एक आपका रीडिंग सेक्शन होता है, एक आपका ग्रामर व्याकरण होती है, और एक आपकी वोकेबलरी होती है, ठीक है।
वही मैंने यहाँ पर समझाई है। कॉम्प्रिहेंशन यानी आपका रीडिंग वाला सेक्शन। अब आप कुछ इस तरह देखिए इस चीज़ को, एक अनसीन पैसेज होगा। इनफैक्ट आपको 2 पैसेज हो सकते हैं, तो आप ये समझिए कि 8 से 10 क्वेश्चन, डिपेंड करता है पेपर से पेपर। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ श्योर शॉर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने जितने पेपर्स का एनालिसिस किया है तो कई में एक पैसेज था, जनरली 2 पैसेजेस होते ही होते हैं, ठीक है, बट होंगे, दिस इज़ नॉट श्योर, बट हमें प्रिपेयर ज़रूर करना है। देखिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जब अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो उसके बाद यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको आशा करनी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी से पेपर आएगा। और जब प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ ऐसा करो कि कुछ ना छूटे, ठीक है। तो कुछ ना छूटे यानी इससे हमारा क्या हो जाएगा कि क्या पता एक ही पैसा जाए, हो सकता है ना ही आए, नहीं आने की गुंजाइश नहीं है, बट होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें से अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड जम्बल्ड वर्ड्स। अनसीन पैसेज ये वही थे जो आपके 10th और 12th में पूछे जाते थे। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट, जो जिनको टेंशन है कि क्लोज टेस्ट क्या होता है तो उसकी घबराइए ना। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके होते थे, खाली स्थान भरिए, तो खाली स्थान भरने के आपको 5 लाइनें मिल जाएंगी, हर एक लाइन में 1 या 2 गैप होंगे, उनको आपको भरना है, उस चीज़ को क्लोज टेस्ट बोलते हैं। और जम्बल्ड वर्ड्स, इसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आम भाषा में आप इसे PQRS के नाम से जानते हो, रीअरेंजमेंट भी बोल देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपको इन 3 चीज़ों से पूछा जाता है, ठीक है जी। इनको अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आगे फर्दर डिस्कस करता हूँ। दूसरी चीज़ है ग्रामर। अब देखिए ग्रामर या व्याकरण, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब अपने को पता है कि ये 8 होती हैं, लेकिन कई चीज़ें तो रह गई। आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, आपको नरेशन पढ़नी है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, और आपको वॉइस पढ़नी है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई फिक्स नहीं है कि एक क्वेश्चन आएगा इससे या इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, बट आपको पढ़ना सारा है। समस्या यही है कि सिलेबस कंप्लीट दे रखा है आपको, लेकिन क्वेश्चंस केवल 25 हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप ये देखिए कि 10 से 15 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से आ जाएंगे, 5 से 7 क्वेश्चंस वोकेबलरी से आ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि फिर ग्रामर से कितने बचे। ग्रामर से फिर अगर देखा जाए तो ये देखिए आपकी 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच ग्रामर से आते हैं। 10 कॉम्प्रिहेंशन से अगर आ गए तो 5 वोकेबलरी से आ गए, तो बचे 10 ग्रामर से आएंगे। तो इस तरह ये बैलेंस होता रहता है, बट आपको पढ़ना सारा है। ये जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखी हैं ये आपको सारी पढ़नी है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से प्रिपेयर करिए तो बढ़िया रहेगा। वोकेबलरी, वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जिसे आप कहते हो पर्यायवाची या समानार्थी, विलोम शब्द, मुहावरे, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो भगवान में नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं? एथीस्ट। जो भगवान के अस्तित्व पर ही जो विश्वास नहीं करता है तो उसे क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। तो ऐसे कंफ्यूजिंग शब्द आएंगे, ऐसा बहुत। हाँ, एक चीज़ ज़रूर समझिए, एक प्लस पॉइंट अपने पास यहाँ पर ये है कि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। ये इजी टू मॉडरेट उन बच्चों के लिए है जो प्रिपेयर करते हैं, वरना जो प्रिपेयर नहीं करेंगे उनको आज भी ये मुश्किल लगेगा और पेपर से एक दिन पहले भी ये मुश्किल ही लगेगा। बट एक बार आप पढ़ के देखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, रीडिंग वाले सेक्शन को। एक और चीज़, जो कॉम्प्रिहेंशन है उसे मैं कहता हूँ DIY यानी डू इट योर सेल्फ, और जो वोकेबलरी है वो डू इट योर सेल्फ। ऐसा इसलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद से कर सकते हैं।
इसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड रीड एंड रीड, रीड एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना पढ़िए जब समय, ठीक है। मैंने लिखा वट एवर वेर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल। न्यूज़पेपर मिलता है तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई मैगज़ीन मिली तो मैगज़ीन पढ़ ली, कोई लीफलेट मिला तो लीफलेट पढ़ लिया, जो मिला वो पढ़ा। जहाँ मिला, बस में जा रहा था, फ़ोन पे कोई आर्टिकल पढ़ लिया, ब्लॉग पढ़ लिया, तब पढ़ लिया। जहाँ समय मिले वहाँ पढ़िए, ठीक है। डू नॉट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी। आप देखिए, आप एक ऐसी संस्था का, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ क्वालिटीज़ पहले से होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो डू नॉट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड जब भी समय मिले, सुबह दोपहर शाम, डोंट वेस्ट टाइम, बस पढ़िए, ठीक है। शुरू में दिक्कत आएगी, आपको 10 से 15 दिन एडजस्ट होने में लगेंगे, तो कोई बात नहीं है। 17 से लेके 20 साल और 23 साल लास्ट डेट होती है, लास्ट एज होती है आपकी, उतना आपके दिमाग में जंग भी तो लगा है। तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन उस जंग को साफ करने में लगा लो, एडजस्ट हो जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने कहा कि इसे आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। अखबार कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि अखबार में क्या था, बस पढ़िए उसे। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता है, यू नो योर। आप अपने बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आप अपने बहुत अच्छे गाइड हो और अपने बहुत अच्छे असेसर हो। आपको असेस करना आता है, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। अपने दिल की सुनिए, ठीक है। आप खुद से कर सकते हो। रेफरेंस के लिए कुछ हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, कीप इट सिंपल, सिंपल रखिए। 10th और 12th की गाइड बुक से शुरू करिए। बहुत सारे पैसेजेस होंगे और छोटे छोटे भी होंगे, और उतने ही छोटे होंगे जितने आपके एग्जाम में आएंगे। एमबीडी है, एमबीडी से करिए, जेपीएच है, जेपीएच से करिए, बीबीसी है, या जो जो भी आपके पास है आप उससे करिए और सॉल्व करिए। दोनों तरह के होंगे, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड। चिंता मत करिए कि अगर आप पहली बार में आपके पांचों के पांचों गलत हो गए, ठीक है, तो आप पहली बार ही 6 बॉलों में 6 6 नहीं मार सकते, राइट। समय ये रखिए कि समय हर चीज़ लेती है, बस आपको पेशेंस रखने हैं, धैर्य रखिए, दोबारा दोबारा सॉल्व करिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जितने भी मुश्किल शब्द होंगे उनको नोट डाउन करिए एक सेपरेट बुक में, ठीक है। एक बुक बनाइए अपनी, और उसमें जितने भी शब्द होंगे हर दिन का लेखा जोखा रखिए। अब ऐसा इसलिए, जस्ट जब आप वोकेबलरी कर रहे होंगे तो मैं वोकेबलरी के सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आप वोकेबलरी कैसे करोगे, ये उस समय आपको हेल्प करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर के लिए जैसे मैंने बताया, सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको अंडरस्टैंड करिए। नाउन को समझिए, उसके प्रयोग समझिए, नाउन क्या रोल प्ले करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब क्या करती है, एडवर्ब का क्या काम है, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताती है, वर्ब के बारे में बताती है। फिर प्रेपोजिशन आपके सेंटेंस में क्या करता है, कंजंक्शन का क्या काम होता है, इंटरजेक्शन तो नहीं आएगा बट फिर भी क्या काम होता है। फिर आप ये देखिए कि आर्टिकल्स का क्या काम होता है। फिर टेंस किस तरह सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं। फिर जब हमारे पास टेंस है तो फिर हम नरेशन का क्यों यूज़ करते हैं, वॉइस क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आप समझिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ऑर्गेनाइज करिए, एक सिस्टम के साथ चलिए। अपनी जो अप्रोच होनी चाहिए एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आते ही टेंस उठा लिया, आते ही प्रेपोजिशन उठा लिया, क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट है तो बट आपको बेसिक्स पता है क्या? या ऐसे ये कोई हिस्ट्री या कोई वो थोड़ी है कि 1947 1857 से शुरू कर दिया क्योंकि एंशियंट में मन नहीं करता।
तो ऐसी बात नहीं है। जो मैं शब्द बता रहा हूँ आप उनको ध्यान से समझिए। मेरा खुद का तजुर्बा कहता है कि अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच से चलेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, वरना बाद में सिर्फ और सिर्फ रूल रटते रहोगे और कोई फोटोकॉपी ढूंढ रहे होंगे और कोई किताब ढूंढ रहे होंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। देखिए, आप नाउन से शुरू करिए, क्योंकि जब नाउन क्लियर होगा तभी तो प्रोनाउन आता है, वरना प्रोनाउन थोड़ी पहले आ जाएगा। अब जब नाउन के बारे में कोई क्वालिटी बतानी होगी, नाउन की विशेषता बतानी होगी, है ना, हम करते हैं ना विशेषण। जब नाउन की विशेषता बतानी होगी तभी तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, या एडजेक्टिव पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है। अगर नाउन डेफिनिट है, इंडेफिनिट है, तो ये कौन बताएगा? ये आर्टिकल ही बताएगा ना। इसीलिए तो आर्टिकल भी इंडेफिनिट और डेफिनिट होते हैं, क्योंकि वो किसके बारे में बताते हैं? कोई डेफिनिट या इंडेफिनिट नाउन के बारे में, इसलिए तो उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। तो इस तरह इस अप्रोच के साथ पढ़िए। ठीक है। जंप मत करिए कि पहले प्रेपोजिशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये लैंग्वेज है और सारे के सारे टॉपिक्स कुछ हद तक लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जंप मत करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पर हर दिन सिस्टम के साथ पढ़िए। और आपकी हेल्प के लिए इस चैनल पे फर्दर मैं कोशिश करूँगा आपके पेपर से पहले ग्रामर के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस डाल दूँ, जिससे आपको हेल्प हो जाए। ठीक है। तो इस चैनल से भी आप देख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, वोकेबलरी। अच्छा, एक चीज़ रहती है यहाँ पे, मैं आपको रिसोर्स बता देता हूँ। ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। एक मैंने बता दिया, आप कोई बुक ज़रूर रेफ़र करिए, हो सके तो एसपी बख्शी या एक केडी कैंपस की आती है बाय नीतू सिंह मैम। ठीक है। ये सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ये सीजीएल की होती हैं, ये इस सीएचएसएल की हैं, ये इसकी हैं, ये उसकी हैं। देखिए, ये इंग्लिश के लिए हैं और पेपर प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, आप उसे अच्छे से बस प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर समय है तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहें तो इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा कुछ, क्योंकि इनमें अच्छे से समझा रखा है। ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, कोई डाउट होता है तो इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तीसरी बात, वोकेबलरी, शब्दकोश। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखते रहिए। जब आपने हर दिन कुछ ना कुछ जोड़ रखा है तो हुआ क्या? तो फिर आखिरी में ये जो घड़ा है वो भर गया और आपके पास पेपर से पहले रिवाइज करने के लिए शब्द हैं और ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी। एक दिन पहले आप जो मर्जी उठा के देख लीजिए, 10 पढ़ोगे तो 2 याद रखोगे और पहले 10 भूल जाओगे। ठीक है। क्योंकि प्रेशर में चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए इट्स अ, देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जेल नहीं है। ठीक है। ये जेल नहीं है कि आपने बंधना है। देखिए, ये एक हैबिट है जो आपको सक्सेस के पास ले जाएगी। ठीक है। आप समझ के देखिए कि अगर आप पेपर को बिना किसी टेंशन के पास करना चाहते हैं, ठीक है, भगवान भरोसे नहीं, तुक्के भरोसे नहीं, तो ये आपको अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, लेट योर आइज बी इन सर्च ऑफ न्यू वर्ड्स। तो जब भी आप वोकेबलरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आप बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, चलिए वो एक बात है, लेकिन अपने अंदर से एक जिज्ञासा पैदा करिए। ठीक है। अब वो कैसे आएगी? मान लेते हैं आप मार्केट गए और आपने देखा था इम्पीरियल बुक स्टोर,
आपने टीवी पे मूवी देख रहे थे और उसका नाम था स्पेक्टर, ठीक है। आप अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज या कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लाए और उसमें लिखा था सेलिएंट फीचर्स। कईयों ने पढ़ा नहीं होगा, और अगर कईयों ने पढ़ा होगा तो 10 में से 4 ने तो साइलेंट फीचर ही पढ़ा होगा इसे, क्योंकि जल्दी बहुत थी उन्हें। तो देखिए, जब भी आप कहीं भी कुछ जाते हैं तो आपके आंखें हमेशा सर्च में होनी चाहिए नए शब्दों की। इस तरह आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। कि इंपीरियल का मतलब क्या है, इस बुक स्टोर का नाम इंपीरियल ही क्यों रखा, रमेश की दुकान क्यों नहीं रखा, ठीक है। तो इंपीरियल का मतलब क्या होता है, देखिए, हम हमारा माइंड इस तरह ट्रेंड है कि हम पिक्चर्स और इमेजेस नहीं भूलते हैं। कुछ बातें जरूर भूल जाएंगे, बट जो पिक्चर होगी, वो इमेज होगी, वो नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जर्व। जब आप ऑब्जर्व करके चीज़ें समझते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ें याद रखने का, और ये लंबे समय तक याद रहती हैं और एग्ज़ाम में आपको एकदम से हिट करेंगी, ठीक है। दूसरी बात, जब भी पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ ये देखिए, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है एफिशिएंट, एक होता है एफिकेसी, ठीक है। तो आप एक शब्द के ही मल्टीपल आ गए, कोई नाउन बन जाता है, कोई एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो सेंस होता है, कई बार वो प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होता है, कई बार कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इनके यूजेज को आप जब समझोगे, किसी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, जब आप ग्रामर के इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझोगे, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें, अभी आपको ज़रूर थोड़ा मुश्किल लग रही होंगी सुनने में, पर जब आप एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो वर्ड्स हैं उनके यूजेज भी याद रखिए, क्योंकि 28 फरवरी अभी एक रिलेशन की भर्ती हुई थी, पेपर हुआ था उसका, तो उसमें यूजेज ऑफ वर्ड से एक क्वेश्चन था। तो अगर एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स, मेक और ब्रेक बन जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह कुछ इन चीज़ों को प्रिपेयर करिए, ठीक है। और आखिरी में, एक कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है, अब वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो रेगुलर होने से आएगा, ठीक है। जैसे आप फिजिकल में होते हो, है ना, रोज ग्राउंड जाते हो, तभी तो आपको पता है कि आप दौड़ निकाल लोगे। तो उसी तरह जब रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे होगे, तभी तो आपको पता होगा। मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है, बस आपको तगड़ा रहना है, ठीक है। तो तगड़ा रहो और अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, मैं आपके डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक सेफ रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।